हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही, ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले अगर दम है तो महिलाओं को आरक्षण देकर बताए बीजेपी की सरकार, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी बीजेपी के ऊपर संजय रावत का बड़ा हमला। बोले मोदी सरकार पूरे देश को ले डूबेगी, श्रीलंका से भी बुरे हालात होंगे, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मुकेश सहनी का फूटा मोदी सरकार के ऊपर गुस्सा। बोले फिलहाल बीजेपी यूज एंड थ्रो पार्टी है। इसी तरीके से चिराग और उनके पिताजी का यूज कर अब बाहर फेंक दिया, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें अब हनुमान चालीसों को लेकर जमकर हो रही है राजनीति। कहीं पर अजान के लाउड स्पीकर निकालने की बात की जा रही है तो कहीं पर मीट 9 दिन बंद करने की बात की जा रही है। बताएंगे कैसे नफरत फैलाई जा रही है। वहीं पर दोस्तों राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले वो दिन दूर नहीं जब हमारा देश भी आर्थिक तंगी से गुजरेगा और सरकार छोड़ भागेगी देश, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे तेजेंद्र बग्गा ने फिर से एक बार केजरीवाल के दोस्तों आपको बता दें चैलेंज किया। दरअसल केजरीवाल के फिर से पोस्टर लगा दिए और कहा जो उखाड़ना है उखाड़ ले, इसके बारे में भी बताएंगे। तेजेंद्र बग्गा भाग कैसे रहा है। वहीं पर अशोक गहलोत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी आती है और आग लगाकर चली जाती है। जी हां, दरअसल जेपी नड्डा भी हाल ही में राजस्थान गए थे, जिसके बाद दोस्तों दंगे भड़क गए, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी हाँ दरअसल आपको बता दोस्तों अब कमलनाथ जो यहाँ पर संभालेंगे कुर्सी। आपको बता दें दोस्तों अब कमलनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा चुनाव। बताएंगे क्या है कांग्रेस की पूरी रणनीति। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा झटका। जी आपको बता दें दरअसल श्रीलंका का जो हालात है अब उसको लेकर जो है यहाँ पर रणदीप सुरजेवाला ने सवाल उठाए। बोले मोदी सरकार भी देश का यही हालात करने वाली है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों द न्यूयॉर्क टाइम्स जी हाँ में जो नमाज पढ़ी गई थी दोस्तों सड़क पर, अब उसको लेकर भी सोशल मीडिया पर जो यहाँ पर लोग बवाल कर रहे हैं। बोले ऐसे सड़क पर नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। बताएंगे कैसे अंधभक्तों को मिर्ची लग गई है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें अब मध्य प्रदेश में बीजेपी में फूट मचती हुई नजर आ रही है दोस्तों। दरअसल 70+ वाला जो फॉर्मूला है बीजेपी का कि 70 साल से ऊपर वालों को अब बीजेपी टिकट नहीं देगी, उसमें दोस्तों कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग रहा है। बताएंगे क्या है पूरा मामला। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से जो यहाँ पर ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले श्रीलंका से भी बुरी हालत कर दी है मोदी सरकार ने। न देश में पेट्रोल डीजल कोई खरीद पा रहा है ना ही खाने की चीजें। ममता बनर्जी ने कहा कि देश में 56 इंच वाला जो सीना था वो सुकड़ कर 2 इंच का हो गया। ममता बनर्जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास तत्व ही नहीं है कि वो देश को क्या बताए। दीदी ने कहा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के राज में आज देश पूरी तरीके से बर्बाद हो चला है। ममता बनर्जी ने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चलते धीरे धीरे कर देश के हालात बिगड़ते चले जा रहा है, लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही। दीदी ने कहा कि फिलहाल श्रीलंका से भी बदतर हालत में हमारा देश है, लेकिन फिलहाल इस बात पर कोई नहीं जोर दे रहा। आज सिर्फ हिंदू और मुसलमान पर राजनीति हो रही है। दीदी ने कहा कि फिलहाल अगर मोदी सरकार में दम है तो वह आरक्षण पर बात करे। अगर वो इतने ही महिलाओं के बारे में सोचते तो वो इस संसद सत्र के खत्म होने से पहले महिलाओं को आरक्षण दे, विधानसभा में इस बिल को पास किया जाए। जिसके बाद दोस्तों ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को जमकर घेर लिया। दीदी ने कहा कि फिलहाल देश की बढ़ती महंगाई को लेकर प्रधानमंत्री बात नहीं करना चाहते, क्योंकि शायद उनको भी पता है दोस्तों कि अब बात करने से कुछ नहीं हो सकता। अब तो दोस्तों गई भैंस पानी में। जिस तरीके से दोस्तों लगातार श्रीलंका के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, श्रीलंका में दोस्तों लोग अंदर जाने को तैयार नहीं है, सड़कों पर उतरे हुए हैं और यह आंदोलन ऐसा लग रहा है दोस्तों जैसे श्रीलंका की सरकार के ऊपर संकट बनकर उभरा है। और इस बात को दोस्तों झुटलाया भी नहीं जा सकता कि श्रीलंका के जो हालात है वो बद से बदतर होते चले जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दरअसल दोस्तों तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं जिसको वो जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री बना सके। बीजेपी एक खोखली पार्टी है। जी
मैं आपको बता दोस्तों, तेजस्वी यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। तेजस्वी यादव का कहना है कि दरअसल बीजेपी के पास कोई भी ऐसा चेहरा नहीं जिसको वो बिहार का मुख्यमंत्री बना सके। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी से कोई उम्मीद रखना बेकार है, उसने पूरी तरीके से बिहार को बर्बाद कर दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी ने जो जनता से वादे किए थे उन वादों का उल्टा ही मतलब निकाला और उल्टी राजनीति की गई। जाहिर सी बात है दोस्तों, तेजस्वी यादव जिन मुद्दों की बात कर रहा है उसमें गरीबी, बेरोजगारी, किसानों की एमएसपी की गारंटी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। अब तेजस्वी यादव ने बीजेपी को घेर लिया है। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश जो है वो पूरी तरीके से करप्ट सीएम है, उन्होंने जो यहाँ पर करप्शन फैला रखा है बिहार में लगातार करप्शन फैलता चला जा रहा है। दोस्तों अगर देखा जाए तो इस वक्त जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं उस बात में कोई गलत भी चीज नहीं है। आप देख ही लीजिए कि बिहार में इस वक्त जो राजनीति हो रही है वो सिर्फ बीजेपी और नीतीश के बीच में ही हो रही है, क्योंकि वहां के लोगों का तो कुछ विकास हो नहीं रहा है। और ये आपने भी देखा होगा, अगर आप दोस्तों बिहार गए तो आपने देखा होगा कि बिहार में सिर्फ भुखमरी और गरीबी है। इसके अलावा आपको बिहार में कुछ दिखाई नहीं देगा। इसलिए भी नहीं दिखाई देगा क्योंकि दोस्तों हमने और आपने बखूबी देखा है कि बिहार की हालत जो है वो बद से बदतर होती चली जा रही है। और ये हालत इसलिए भी दोस्तों बिगड़ चुकी है क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी का जो सूपड़ा है वो साफ हो चुका है। और इसलिए भी हो चुका है क्योंकि हर राज्य में बीजेपी की दोस्तों बुरी तरीके से फजीयत हो रही है। भले ही ये लोग दोस्तों 3 पौने 3 कर जीत जाते हो, लेकिन जनता 60% जनता बीजेपी के खिलाफ है। और ये हमारा आंकड़ा नहीं दोस्तों, ये प्रशांत किशोर का डेटा है जो उन्होंने अभी हाल ही में बताया था। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अहमद मुर्तजा, जी हाँ दोस्तों आपको बता दें अहमद मुर्तजा मुनीर जो है गिरफ्तार किया गया उनको। अब दोस्तों मुर्तजा को गिरफ्तार करने के बाद बताया जा रहा है कि इसके जो है यहाँ पर आईएसआई आतंकवादी संगठन से इसका लेना देना है। आपको बता दें दोस्तों कल जो यहाँ पर मंदिर पर हमला करते समय जो यहाँ पर इनको पकड़ लिया गया था। हालांकि जो मुर्तजा के पिताजी हैं यानी कि जो उनके फादर है उनका कहना था कि मुर्तजा की दिमागी हालत जो है यहाँ पर सही नहीं है। 2017 से ही उनकी दिमागी हालत काफी बेकार है। वो ऐप डेवलपमेंट किया करते थे, उसके बाद जो यहाँ पर उन्होंने ये सब कुछ छोड़ दिया। और उसके बाद उनके फादर ने बताया कि मुर्तजा से जो यहाँ पर 2 लोग मिलने आए थे और जो यहाँ पर एटीएस के वो लोग थे। इसके बाद दोस्तों आपको बता दें उन्होंने कहा कि ये सब कुछ शुरू हुआ। अब दोस्तों समझ में ये नहीं आ रहा है कि मुर्तजा की जो दिमागी हालत है वो तो खराब है, वो कह रहा है। इसी के साथ साथ दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि मुर्तजा जो है वो बार बार अपना बयान बदलना है, इसीलिए उनसे एटीएस की टीम पूरी पूछताछ कर रही है। सवाल ये दोस्तों कि क्या इसमें एक बड़ा षड्यंत्र है, क्या मुर्तजा से जानबूझकर ये करवाया गया है? इस जैसे कई सवाल है दोस्तों जो कहीं ना कहीं सभी के दिमाग में घूम रहे हैं। फिलहाल जो है यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि मुर्तजा जो है वो बार बार अपना बयान बदलना है, लेकिन दोस्तों अब मुर्तजा कितनी इसमें सच्चाई है कितना झूठ है तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या सच में मुर्तजा दोस्तों आईएसआई आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ था या फिर ये सिर्फ उसको बदनाम करने की एक चाल है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों राज ठाकरे के बयान पर मचा घमासान। बोले फिलहाल जगह जगह हनुमान चालीसा बजाओ, अगर ये मुसलमान मस्जिद में लाउड स्पीकर न पर नमाज पढ़ेंगे अजान देंगे तो हम भी जो है लाउड स्पीकरों पर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। अब दोस्तों आप सोचिए कि इस राजनीति की शुरुआत कहां से हुई है। अब लोगों को दोस्तों राजनीति में घुसने का बहुत ही सुरक्षित और आसान तरीका मिल चुका है कि हमारी जीत कैसे होगी और हम कैसे जो है यहाँ पर 80% जो हमारे हिंदू भाई हैं उनको बेवकूफ बनाकर धर्म में उलझाकर जो है यहाँ पर राजनीति में आएंगे। दोस्तों ये राजनीति शुरू हुई थी बीजेपी से। आपको याद हो दोस्तों जब बीजेपी सत्ता में आने वाली थी तो उसने हिंदू मुसलमान करना शुरू कर दिया था। 2014 में ये नहीं हुआ, लेकिन 2017 के बाद से दोस्तों मोदी सरकार ने अपना रास्ता सेम वही चुना जो कभी दोस्तों लाल कृष्ण आडवाणी का रास्ता हुआ करता था। आपको अगर याद ना हो तो दोस्तों आप पुराने वीडियो देखिएगा, जब अटल बिहारी वाजपेयी थे उस दौरान दोस्तों लाल कृष्ण आडवाणी को खड़ा किया गया अटल बिहारी वाजपेयी के बाद, लेकिन जो लाल कृष्ण आडवाणी थे वो 2 बार चुनाव हार गए और उनकी राजनीति भी दोस्तों हिंदू और मुसलमान पर ही चलती थी। एक बार लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि क्या अब राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का मुद्दा खत्म हो गया है, जो लोग हमें 2 बार चुनाव हरा चुके हैं एक के बाद एक। और यही कारण है दोस्तों जो लाल कृष्ण आडवाणी जो थे उनको माना जाता है कि जो पंडितों के साथ हुआ था उनकी वजह से ही हुआ था दोस्तों, क्योंकि उन्होंने ही दंगे भड़काए थे मुसलमानों की बुराई कर करके, हिंदू मुसलमान कर कर, जिसके बाद
ये आतंकी हमले होना शुरू हो गए थे। अब दोस्तों इस पर कई बड़े सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहा है। पहला तो ये दोस्तों कि जो हमारा देश है वो आर्थिक बोझ के तले दोस्तों दब सा गया है। देश में लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है और इस महंगाई का कारण ही है हिंदू मुसलमान। अगर सरकार दोस्तों आपके मुद्दे भटका देगी तो आप जाहिर सी बात है आप देश के मुद्दों पर बात थोड़ी ना करोगे, फिर आप हिंदू मुसलमान पर बात करोगे। और सरकार की सीधी यही चाल रहती है कि वो आपको गरीबी और बेरोजगारी के मुद्दे से हटाकर आपको धर्म में उलझा दे ताकि आप लोग ये बातें भूल जाओ, फिर से सरकार को वोट दे दो। अब उसी राह पर दोस्तों राज ठाकरे चल पड़ा है। राज ठाकरे को ये पता चल चुका है कि बीजेपी हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है, उसको सक्सेस मिल रही है। अब मैं भी यही राजनीति करूंगा। इसीलिए दोस्तों उसने जगह जगह स्पीकर लगाया और हनुमान चालीसा पढ़वाया। और इसी के साथ साथ दोस्तों राज ठाकरे ने देश में एक तरीके से कह सकते हैं कि नफरत फैलाने की कोशिश की है। इस बात को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता कि अब बीजेपी के राह पर बहुत सारी पार्टियां चल पड़ी हैं और वो दोस्तों वही राह चुन रही है जो बीजेपी ने चुनी है, यानी कि नफरत की राह दोस्तों। और याद रखिए ये नफरत की राह दोस्तों बस जब तक ही है जब तक के बीजेपी केंद्र की सरकार में है। जिस दिन दोस्तों बीजेपी के हाथ से 2024 में सत्ता गई कि उस दिन से आप देखिएगा जितने भी हिंदू संगठन निकल रहे हैं झूठे फर्जी जो हमारे हिंदू भाइयों का नाम बदनाम कर रहे हैं, ये सारे के सारे फर्जी संगठन दोस्तों कोपचे में घुस जाएंगे। उसके बाद ये आपको दिखाई नहीं देंगे। इनको पता है कि अभी सरकार बीजेपी की हम कितना ही आतंक फैलाएंगे, कितना ही कुछ करते फिरेंगे, हमारा कोई नहीं कुछ बिगाड़ पाएगा। लेकिन ये भूल गए दोस्तों कि अगर सरकार बदल गई तो इन लोगों की खैर नहीं है। जो लोग आतंक पसार रहे हैं, जो लोग देश में नफरत फैला रहे हैं दोस्तों, उनके ऊपर जमकर कार्रवाइयां होंगी। ये खुद ही नहीं निकलेंगे हालांकि बिल में, क्योंकि चूहे हैं, चूहे कभी बिल से बाहर नहीं निकलते। चलिए बढ़ते हैं और अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको पता है संजय रावत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी के खिलाफ जो भी बोलता है उसके ऊपर ईडी की कार्रवाई होती है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें संजय रावत के घर पर और जितने भी बीजेपी के जितने भी शिवसेना कार्यकर्ता हैं दोस्तों, उनके घरों पर एक एक कर जो यहाँ पर ईडी के छापे पड़ रहे हैं। अभी हाल ही में दोस्तों नवाब मलिक को एक मामले में फंसाया गया है और दोस्तों दाऊद वाले मामले में अब तक नवाब मलिक को बेल नहीं मिली है। इसे कहते हैं दोस्तों नाइंसाफी। यकीन मानिए दोस्तों मुझे कभी कभी कोर्ट पर भी बहुत वो होता है दोस्तों दुख कि कोर्ट को कम से कम सही फैसला लेना चाहिए, लेकिन दोस्तों कभी कभी कहते हैं ना कि बीजेपी कोर्ट पर भी हावी पड़ती है। इस बात को कोई कितना ही झुटला ले कि कोर्ट में जो यहाँ पर बीजेपी कुछ नहीं करती, लेकिन दोस्तों इस बात को कोई झुटला नहीं सकता कि बीजेपी चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट सब पर दबाव डालती है। ऐसे पहले यश बोबड़े था, रंजन गोगोई था, ये दोनों बीजेपी के पिट्टू बने हुए थे। और अब दोस्तों महाराष्ट्र हाईकोर्ट पर भी सवाल उठते हैं। महाराष्ट्र हाईकोर्ट पर सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि आर्यन खान मामले में कोर्ट ने वही करा दोस्तों जो बीजेपी ने उसका आदेश दिया था। जानबूझकर दोस्तों जानबूझकर जो महाराष्ट्र का कोर्ट था वो आर्यन खान को ऐसी तारीखें दे रहा था जिन तारीखों पर छुट्टी पड़ रही थी, या जब तक वो इस मामले को खींचने चले चाह रहे थे जब तक कि लखीमपुर वाली घटना जो हुई थी, लखीम खीरी वाली घटना, उसको दबा नहीं दिया जाता। हमने देखा कैसे आर्यन खान के साथ नाइंसाफी करी और वैसा ही दोस्तों अब नवाब मलिक के साथ हो रहा है। आप समझ लीजिए जिस तरीके से शिवसेना के सांसदों को बेल नहीं मिल रही है, उनको लगातार फंसाया चला जा रहा है, आगे तक फंसाया जा रहा है। इससे ये साबित होता है दोस्तों कि देश में अब बदले की कार्रवाई चरम सीमा पर है। संजय रावत ने कहा कि ये सिर्फ यहीं का माहौल नहीं है, पश्चिम बंगाल में भी यही हो रहा है। जगह जगह ममता बनर्जी के जितने भी लोग हैं उन पर ईडी के छापे पड़ना है। और यही कारण जो संजय रावत ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले मेरे पास बीजेपी के कार्यकर्ता आए, उन्होंने मुझे डराया धमकाया और ये कहा कि फिलहाल वो शिवसेना को छोड़ दे। लेकिन संजय रावत ने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं, बीजेपी को जितनी कार्रवाई करना है वो करती रहे। चलिए बढ़ते हैं हम एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें न्यूयॉर्क टाइम्स में नमाज पढ़ने पर सोशल मीडिया पर दो तबकों में छिड़ी बहस। दरअसल दोस्तों अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स में दोस्तों पहली बार बाहर नमाज पढ़ी गई। इस नमाज को दोस्तों सबकी सहमति से पढ़ा गया। ये नमाज दोस्तों इतनी ज्यादा जो यहाँ पर पॉपुलर हुआ, ये वीडियो इतना ज्यादा वायरल हुआ कि जिसके बाद अंधभक्तों को मिर्ची लग गई। सब जानते हैं दोस्तों कि अंधभक्त जो यहाँ पर सिर्फ यहीं पर भारत में ही कर सकते हैं ऐसी जो गुस्ताखियां हैं, जो हिंदू मुसलमान बार बार करने निकल जाते हैं, मस्जिदों पर चढ़ जाते हैं, झंडे फहरा देते हैं। लेकिन ये बाहर देशों में ऐसा कर नहीं सकते, वहां करेंगे तो कूट दिए जाएंगे और लंबे जेल में जाएंगे। और यही कारण दोस्तों जो बाहर देशों को देख देख कर ये दिल जला रहा है। अब दोस्तों न्यूयॉर्क टाइम्स में नमाज पढ़ी गई और इस नमाज को सबकी सहमति से पढ़ा गया और ये बताया गया कि नमाज जो है वो शांति का प्रतीक होती है और सभी को
के साथ भाईचारे का जो है यहाँ पर संबंध बनाकर रखती है। लेकिन दोस्तों अब दो तबके सोशल मीडिया पर भिड़ गए। कुछ का कहना है कि यह नमाज का जो वीडियो है बहुत ही अच्छी बात है कि वहां पर नमाज पढ़ी गई, लेकिन दोस्तों कुछ अंधभक्त जो कह रहे हैं कि ऐसे सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, नमाज को मस्जिद में ही अदा करना चाहिए। अब आप समझिए दोस्तों ये कौन लोग हैं, ये बीजेपी की IT सेल के लोग हैं। यानी कि दोस्तों मिर्ची बड़ी जोरों से लगी है, और ऐसी लगी है दोस्तों कि क्या बताएं, क्योंकि जिस तरीके से बाहर देशों से तस्वीरें निकलकर सामने आती है दोस्तों, इससे ये साबित होता है कि फिलहाल आज जो हमारे देश की एकता है दोस्तों, जो प्यार है वो बाहर देश में दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारे देश से गायब हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि यहां पर बीजेपी ने नफरत का जो माहौल बना रखा है दोस्तों, उससे लड़ने में हमारे देश की जनता कह सकते हैं कि असमर्थ है। इसलिए भी असमर्थ है दोस्तों क्योंकि देश में अगर इस तरीके की राजनीति होगी, इस तरीके की नफरत होगी, तो दोस्तों कौन जो है यहाँ पर इन लोगों से उलझेगा। आप समझिए आज जो देश में माहौल बना रखा है उसके खिलाफ देश की जनता है। इसलिए भी ये जनता दोस्तों, क्योंकि मैं जानता हूं आज देश के विकास पर जो रोक लगाई जा रही है उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि बीजेपी ही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अशोक गहलोत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी का काम है आग लगाना। ये लोग आग लगाने आते हैं और उसके बाद दंगे भड़क जाते हैं। दरअसल दोस्तों अभी हाल ही में जेपी नड्डा, जी हाँ, या फिर यूं कहते दोस्तों कि जेपी नड्डा को पनौती मान रहे हैं अशोक गहलोत। जी हाँ, इसलिए पनौती मान रहे हैं क्योंकि जेपी नड्डा अभी हाल ही में दोस्तों राजस्थान पहुंचे। उनके पहुंचने के एक दिन बाद दोस्तों न जाने कौन सी पट्टी पढ़ाई गई कि वहां पर हिंदू मुसलमान आपस में ही भिड़वा दिया उनको, और जो है वहां पर मुसलमानों के 32 घर जला दिए गए। अब आप समझिए दोस्तों 32 घर मुसलमानों के जला दिए गए, जिसके बाद अशोक गहलोत ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि इन लोगों का काम है आग लगाना, और ये आग लगाने आते हैं और आग लगाकर चले जाते हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि दरअसल बीजेपी की सरकार अच्छे से जानती है उसको राजस्थान के लोग वोट नहीं देने वाले, इसलिए नफरत की राजनीति की जा रही है। अशोक गहलोत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक नंबर की बेईमान पार्टी है और बेईमानों की कोई भी बिसात नहीं होती। अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी जिस तरीके से नफरत फैला रही है उसको लेकर ये साफ दिखाई दे रहा है कि देश में एक जो है यहाँ पर दोस्तों भ्रम सा फैला दिया गया है, देश में एक नफरत सी फैला दी गई, और इस नफरत की राजनीति में कहीं ना कहीं दोस्तों बीजेपी जो है वो सबसे आगे। तो दोस्तों ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने देश में, पूरे देश में नफरत फैला रखी है। और आपसे अशोक गहलोत की बात झूठी भी नहीं है दोस्तों, कैसे जैसे ही जेपी नड्डा गए उसके एक दिन बाद दंगा भड़क गया। आपको याद हो दोस्तों दिल्ली में भी ऐसे ही गृह मंत्री अमित शाह ने एक दिन पहले बयान दिया था और उसके दूसरे दिन ही दंगे भड़क गए थे। तो ये बात तो सच है कि फिलहाल बीजेपी वाले दंगे भड़काने के लिए ही जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, श्रीलंका में दोस्तों बद से बदतर हालात, नए वित्त मंत्री ने भी दिया दोस्तों अपना इस्तीफा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें श्रीलंका में जो है यहाँ पर 24 घंटे में नए वित्त मंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया, अली साबरी ने। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें अली साबरी को नया वित्त मंत्री बनाया गया था श्रीलंका में, लेकिन दोस्तों अब अली साबरी ने जो यहाँ पर 24 घंटे के अंदर ही अपना इस्तीफा दे डाला है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें श्रीलंका में करप्शन इतना फैल चुका है कि अब कोई सा भी वित्त मंत्री आ जाए या कोई भी आ जाए श्रीलंका में, वो श्रीलंका के बिगड़े हालात नहीं सुधार सकता। आपको बता दें दोस्तों हाल ही में श्रीलंका के हालात जो है वो लगातार बद से बदतर होते चले जा रहा है, और यही कारण है दोस्तों जब श्रीलंका की सरकार के ऊपर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। ये जो आप गुस्सा देख रहे हैं ना दोस्तों अभी श्रीलंका में, हो सकता है कल ये गुस्सा भारत पर भी फूटे। क्यों? क्योंकि इस वक्त आर्थिक जो स्थिति है वो हमारी बिगड़ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी देश में जिस तरीके की नफरत फैला रही है ये आपके और हमारे सामने। आज अगर देश में इस तरीके की चीजें होती है दोस्तों तो उसके जिम्मेदार कौन है आप खुद समझिए, और इस तरीके की जो बातें चल रही है वो आपके और हमारे सामने है ही। तो ये तो साफ है दोस्तों कि अब बीजेपी को एक बड़ा झटका यहाँ पर लगने वाला है। इसलिए भी लगने वाला है दोस्तों कि श्रीलंका का जो असर है वो हमारे देश पर भी हो रहा है, यहाँ की जनता भी टीवी देख रही है। वो दिन दूर नहीं जब सड़कों पर जनता होगी। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए